हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेंस की डेली राइटिंग प्रैक्टिस में आज अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम लोग सैटरडे है और आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज हम करंट अफेयर्स के दो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, इनको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाइल डिस्कसिंग द पीएम्स रिसेंट विजिट टू इजिप्ट, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशंस। प्रधानमंत्री के हालिया मिस्र यात्रा पर चर्चा करते हुए भारत मिस्र संबंधों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में 2 दिन के इजिप्ट दौरे पर गए हुए थे और इस इजिप्ट दौरे में अगर हम ध्यान दें तो यह 1997 के बाद का किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला मिस्र दौरा था। ठीक है, मतलब 1997 में लास्ट टाइम है जब भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गए हों। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भारत और इजिप्ट के रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है और इसके साथ साथ वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइज किए गए हैं, समझौते किए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आते हैं मेन बॉडी पर। ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। क्या हुआ इस यात्रा के दौरान? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया, जो इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ 4 एग्रीमेंट साइन किए गए इंडिया और इजिप्ट के बीच में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टेटस इंडिया और इजिप्ट के बीच में क्लीन एनर्जी के लिए हुई है। 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं, जो कि एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी और एंटीक्स के आर्कियोलॉजी एंड एंटीक्स और कंपटीशन लॉ के लिए हैं। ठीक है, तो ये 3 एरिया में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। इसके साथ साथ इजिप्टियन कैबिनेट में एक इंडियन यूनिट बनाई जाएगी जो कि बायलैटरल रिलेशंस को देखने के लिए होगी। तो एक नई इंडियन यूनिट होगी इजिप्ट की कैबिनेट में। ठीक है, और इसके साथ साथ मोदी जी ने अल हाकिम मस्जिद की दौरा किया और वहां पर इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की। तो ये हुआ उस इजिप्ट के दौरे के दौरान। खैर, अब आपको ये जानना है कि इस इजिप्ट दौरे का महत्व क्या था। तो देखिए, भारत और इजिप्ट के बीच में संबंध जो है बहुत ही अलग अलग पैमाने पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग लेवल पर ही एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हम रीजनल लेवल पे देखें तो भारत का अफ्रीका में, ठीक है, मजबूत एंट्री करने में अगर हमारे इजिप्ट से अच्छे रिलेशन है तो मदद मिलेगी। अगर आप देखेंगे ना तो अफ्रीका के मैप में ऊपर देखेंगे तो ये जो आपका ऊपर टॉप एरिया में है, यहीं पर आपका इजिप्ट पड़ता है। नील नदी के भी इधर ही से क्रॉस होगी और स्वेज कैनाल भी क्रॉस होगी। तो ये बेसिकली रीजनल अफ्रीका रीजन में हमारे सिग्निफिकेंस को बढ़ाएगा, हमारे लिए चीज़ें आसान करेगा। ग्लोबल बात करें तो भारत की अफ्रीका में प्रेजेंस बढ़ेगी और इससे ग्लोबल स्टेज में भी भारत को अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी पोजीशन मिलेगी। डिफेंस की बात करें तो इजिप्ट जो है डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता पाना चाहता है और इसके लिए वो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ मैचअप करना चाहता है। साथ ही साथ इजिप्ट ने तेजस LCA Mk1A यानी तेजस विमान जो है उसको खरीदने में भी रुचि दिखाई है। तो जाहिर सी बात है इससे हमें फायदा भी होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इजिप्ट जो है वो भारत के लिए फ्यूचर में जो साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं उनके साथ डिफेंस अलायंस में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो ये हमारा फ्यूचर का फायदा हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें तो स्वेज कैनाल इंडिया के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजिप्ट की जो पोजीशन है वो क्या कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अफ्रीका की आफ्टर नाइजीरिया। ठीक है, तो इसलिए इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। स्ट्रेटेजिक बात करें तो इजिप्ट विल ओपन इंडिया एक्सेस टू अफ्रीकन मार्केट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत वो अफ्रीका के मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स के माल को पहुंचा सकता है। ठीक है, कनेक्टिविटी की बात करें, ठीक है, इंडिया के इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे स्वेज कैनाल के आसपास रीजन में। तो इससे क्या होगा, सीमलेस कनेक्टिविटी बनेगी।
इंडस्ट्रियल जोन इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अफ्रीका तक पहुंचाने में, अफ्रीका के मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ क्लीन एनर्जी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फ्यूचर पार्टनरशिप विद इजिप्ट। तो ये वो इतने एरियाज हैं जहां पर भारत और इजिप्ट के संबंधों के अच्छे होने से हमें फायदे हो सकते हैं, रीजनल, ग्लोबल, डिफेंस, इकोनॉमिक, है ना, स्ट्रेटेजिक, कनेक्टिविटी और क्लीन एनर्जी। ठीक, तो हमने आपको बता दिया कि क्या थी यात्रा, यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, उस यात्रा का महत्व क्या है, इनफैक्ट इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशंस का महत्व क्या है अलग अलग एंगल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला करंट का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करंट का देखिएगा, इन द लाइट ऑफ केरला हाई कोर्ट रिसेंट डिसीजन ऑन रेहाना फातिमा ऑब्ससीनिटी केस डिस्कस द स्टेटस ऑफ ऑब्ससीनिटी इन इंडियन लॉज एंड सजेस्ट मेजर्स रिगार्डिंग द शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, रेहाना फातिमा के अश्लीलता मामले में केरल हाई कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में भारतीय कानूनों में अश्लीलता की स्थिति पर चर्चा करें और जो भी स्थितियों में कमियां हो उसको दूर करने के उपाय सुझाएं। ठीक है, 5 जून 2023 को केरला हाई कोर्ट ने जो रेहाना फातिमा हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, उन पर ऑब्ससीनिटी के चार्जेस हटा दिए और इन पर बहुत सारे मुकदमे थे इसी से रिलेटेड, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिए। कोर्ट का ये कहना था कि केवल किसी भी फीमेल की अपर बॉडी को नेकेड दिखा देना ही बाय डिफॉल्ट सेक्सुअल नहीं माना जा सकता, यानी कि इसको ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन में नहीं माना जा सकता। ठीक है, एक केस था इनका, एक्चुअली इनका एक कुछ 12, 13, 14 साल का बच्चा था, इनका खुद का बेटा था, जिससे इन्होंने अपनी सेमी न्यूड पेंटिंग बनवाई थी। इस पर ही पॉक्सो एक्ट और ऑब्ससीनिटी को लेकर के बहुत सारी धाराएं सब इनके ऊपर लगी थी, वही केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। ठीक है, इसको लेकर इसके साथ साथ हमारे पास एक रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है केएस पुट्टस्वामी केस में, जब कोर्ट ने कहा कि बॉडीली ऑटोनॉमी वुमेन के पास है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज तो ये है कि इसको देखने का नजरिया ये है कि किसी भी महिला के साथ ये उसका खुद का डिसीजन हो सकता है कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट या देखना या दिखाना चाहती है। तो इसको आप हर बॉडी शोइंग को आप किसी भी तरीके से हर समय अश्लील नहीं कह सकते, पहली चीज तो ये है, क्योंकि देखिए ये जेंडर बायसनेस भी है इसमें। पुरुष अगर अपर बॉडी पार्ट खुले में लेके टहला है तो वो नॉर्मल माना जा रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं। तो कई सारे ऐसे मॉडर्न टाइप के थॉट्स हैं जो इसको अश्लील मानने से मना करते हैं। तो ये बेसिकली केस था, ये हमारे लिए डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ इस बैकग्राउंड है जिसके बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में अगर हम बैकग्राउंड को एक और देखें तो आजकल जो ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं जब से, तब से आप देखते होंगे बहुत ही ऑब्ससीनिटी बढ़ गई है, अश्लीलता वाले कंटेंट भरे पड़े हैं। तो ऑब्ससीनिटी की स्टेटस इंडिया में क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। अभी एक मूवी आई है आदि पुरुष, उसमें भी कुछ 2-4 ऐसे सीन्स हैं जिनको लेकर के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भगवान या जो भी हो, मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसा ही है जो कुछ सीन्स हैं जिस पर लोग को ऑब्जेक्शन है। तो व्हाट इज ऑब्ससीनिटी और इंडियन लॉज उसको कैसे देख रहे हैं, ये है हमारा कंटेंट जिस पर हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में ऑब्ससीनिटी को लेकर के लॉ क्या क्या है। तो आईपीसी की धारा जो है 292, 293 और 294 यानी 292, 293, 294 ये ऑफेंस ऑफ ऑब्ससीनिटी से डील करती हैं। ठीक है, 292 ये कहती है कि एनी कंटेंट इज डीम्ड ऑब्सीन इफ इट इज लेस्बियस एंड अपील्स टू द puritan interest and if its effect tends to deprave and corrupt persons likely to read, see or hear the content। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये प्रोविजन जो है वो रोकता भी है, मतलब सेल या पब्लिकेशन ऑफ किसी भी ऑब्सीन पंपलेट, बुक, पेपर, पेंटिंग, इन सब चीजों के सेल या पब्लिकेशन को प्रोहिबिट भी करता है, रोकता भी है। 293 जो है ये क्रिमिनलाइज करता है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जो भी 20 साल से कम है वो नहीं कर सकता। ठीक है, या ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए सजा, उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। 294 प्रोहिबिट करता है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पब्लिक स्पेसेस। Section 67 of IT Act 2000 says that anyone who publishes or transmits obscene material in electronic form can be punished। तो IT Act 2000 की धारा
67 ये कहती है कि कोई भी अगर ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको ट्रांसफर कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो वो पनिशमेंट का अधिकारी होगा। तो ये तो बेसिकली हमारे यहाँ लॉज हैं जो ऑब्सीनिटी से रिलेटेड है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऑब्सीनिटी को लेकर के हमारे लॉज का नजरिया कैसा है, पहले वो समझना होगा, तभी हमें कमियां समझ में आएंगी। तो नजरिया मतलब हम कमियां भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। जैसे पहला क्या प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ऑब्सीनिटी नहीं है किसी भी लॉ में, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ क्या है, व्हाट कैन बी कंसीडर्ड obscene is as per Indian court has changed and evolved over the years। तो चूंकि परिभाषा नहीं है तो समय के साथ साथ ये चेंज होता जाएगा। जैसे 2014 तक हिकलिन टेस्ट होता था, जो कि विक्टोरियन एरा का टेस्ट है, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी चीज ऑप्शन है या नहीं है। लेकिन 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवीक सरकार और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को बेस माना ऑब्सीनिटी के डिसीजन के लिए। और जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है वो केवल ये मानता है कि ऑब्सीनिटी का जो जजमेंट है वो एक एवरेज पर्सन के हिसाब से देखा जाएगा कि कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर, तभी उसी को बेस पर उसको ऑब्सीन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक और खास पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, अ न्यूड पिक्चर कैन नॉट बी कॉल्ड ऑब्सीन unless it has the tendency to arouse the feeling of overt sexual desire, ठीक है। जब तक कोई भी न्यूड पिक्चर, न्यूड फोटो या कंटेंट आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को नहीं जगाता है, तब तक उसको ऑब्सीन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये ऑब्सीनिटी को लेकर के इंडियन थॉट या इंडियन लाइन ऑफ थॉट है इंडियन लॉज का। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ऑब्सीनिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनानी होगी, और जहां से हमें पता चले कि इसको ऑब्सीन मानेंगे। ध्यान रखिएगा, हर न्यूडिटी को ऑब्सीनिटी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो जब आप इसको क्लियर डिफाइन करेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। प्लस ऑब्सीनिटी के जो लॉज हैं उनको मिसयूज ना किया जाए, इनडिस्क्रिमिनेटरी वे में यूज ना किया जाए, जिससे फ्री स्पीच और जो एक्सप्रेशन है उस पर प्रतिबंध ना लग जाए, ठीक है। और माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। इसके अंतर्गत माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये वो सजेशंस हैं जो आप दे सकते हैं। तो ये हुए आज के 2 क्वेश्चंस, जहां पर मैंने आपको रिसेंट सारे डिसीजंस और घटनाओं के आधार पर आपको करंट के क्वेश्चंस दिए। होप आपको समझ आए होंगे, आप इसको लिखने का कोशिश करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है तो आप निश्चित तौर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।